एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा पिता अपनी दो बेटी के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम चंदा और छोटी बेटी का नाम कंचन था। एक दिन चंदा अपने पिता हरिया से कहती है, पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और घर में राशन भी खत्म हो गया है। क्या मैं पड़ोस के शांति काकी के घर से थोड़ा राशन ले आऊं? नहीं बेटी, जब तक हो सके हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और तुम परेशान मत हो, मैं आज कुछ न कुछ पैसों का इंतजाम जरूर कर दूंगा। यह सुनकर कंचन बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। कल से मैं बगल के सेठानी के घर पर झाड़ू पोछा का काम करने जाऊंगी और उसने मुझे काम पर रखने को कहा है। अरे नहीं कंचन, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम छोटी हो और मैं बड़ी, इसलिए काम करने में जाऊंगी। अरे बेटी, तुम दोनों की बातें सुनकर मेरी तो आंखें ही भर आईं। ऐसी बेटियां तो किस्मत से मिलती हैं। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अगले दिन चंदा उस सेठ के घर काम करने जाने लगी, जिसका नाम रज्जू था, जो बेहद ही कंजूस, लालची और चालाक था। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम चंदा है। मैं बगल के गांव हरिया की बेटी हूँ। आपने मुझे काम के लिए बुलाया था? हाँ चंदा, मैंने तुम्हें काम देने के लिए बुलाया था, लेकिन काम देने से पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें हमारे घर पर साफ सफाई और घर के सारे काम करना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मैं घर के सारे काम बड़ी ही ईमानदारी से करूंगी। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, मैं कल से समय से काम पर आ जाऊंगी। यह कहकर चंदा वहां से चली आई। इस तरह चंदा वहां काम करने लगी। अब समय बीतता गया। एक दिन सेठ जी ने चंदा को अपने बक्से को साफ करने को कहा। चंदा, तुम आज मेरे बक्से को अच्छी तरह से साफ कर दो, और हाँ, ध्यान रहे उस बक्से में कीमती सामान है। आप परेशान मत होइए सेठ जी, मैं बड़े ही ध्यान से करूंगी। ठीक है, तुम साफ करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर रज्जू सेठ वहां से चला गया। अब चंदा ने उस बक्से को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बक्सा हीरे जवाहरात से भरा था। अरे इतने सारे हीरे जवाहरात! अगर ये सब मेरे हो जाते तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। चंदा के मन में लालच आने लगा। नहीं नहीं, ये गलत है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए, मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए। चंदा यह सब सोच ही रही थी, तभी वहां रज्जू सेठ आ गया और चंदा से कहा, अरे चंदा, कहाँ खोई हो? और तुमने बक्से को साफ किया कि नहीं? बस सेठ जी, कर ही रही थी। तो इस तरह चंदा साफ सफाई करती। इधर कंचन ने भी एक सेठानी के घर पर काम शुरू कर दिया। अब दोनों ने अपने कड़ी मेहनत से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि कोई काम शुरू कर सके। कंचन बहन, तुम कितना मेहनत करती हो जो इतना पैसा कमा रही हो। काश मैं भी इतना पैसा कमाती। चंदा बहन, तुम जो काम कर रही हो उसमें कोई बुराई नहीं है और पैसे अपने आप आते रहेंगे। बस तुम ईमानदारी से काम करना। ठीक है बहन कंचन, मैं ईमानदारी से सारा काम करूंगी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन सेठ का कोई कीमती हार खो गया और सारा इल्जाम चंदा पर लगा दिया और कहा, चंदा, तुमने ही मेरा कीमती हार चुराया है, क्योंकि तुम्हारा नजर पहले से ही उस हार पर था। अरे नहीं नहीं मालिक, वो हार मैंने नहीं चोरी की है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आखिर में इतनी कीमती हार को क्यों चुराऊंगी? झूठ मत बोलो चंदा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तो इस तरह रज्जू सेठ ने पुलिस को बुलाया और पुलिस चंदा को ले जाने लगी। तभी रास्ते में कंचन मिली और बोली, रुको इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है। अरे कंचन, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि इसने चोरी नहीं की है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सेठ जी, अगर मेरी बहन ने आपके घर पर चोरी की होती तो वो इतने दिनों से आपके घर में काम नहीं करती, वो भाग गई होती। यह सुनकर इंस्पेक्टर बोला, कंचन, तुम सही कह रही हो। अगर चंदा ने चोरी की होती तो वो हार लेकर भाग गई होती। यह कहकर इंस्पेक्टर रज्जू सेठ के घर गया और घर की तलाशी लिए और हार सेठ के बेटे बलवीर के कमरे से मिला। यह देखकर इंस्पेक्टर रज्जू सेठ से कहा, सेठ जी, ये हार तो आपके बेटे बलवीर के कमरे से मिल।
आप इस गरीब लड़की चंदा पर इल्जाम लगा रहे थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा अपने ही घर में चोरी कैसे कर सकता है? अरे सेठ जी, सच तो आपके सामने ही है, और वो भी सबूत के साथ। तब रज्जू सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चंदा से कहा, बेटी चंदा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना कुछ जाने। अरे नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको दूसरों पर भी थोड़ा भरोसा करना होगा। इस तरह अब दोनों बहन चंदा और कंचन घर आ गई। चंदा ने अपने पिता हरिया को सारी बातें बताई। यह सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ और बोला, बेटी, आज तुम दोनों ने जो ईमानदारी दिखाई है, उससे मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कितना भी बुरा वक्त आए, लेकिन तुम दोनों बेईमानी के रास्ते पर कभी मत जाना। अब सभी लोग एक साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब समय बीतता गया। एक दिन चंदा और कंचन बैठी थी और दूध वाले रामलाल का इंतजार कर रही थी। अरे बहन कंचन, ये कल से दूध वाला क्यों नहीं आ रहा है? हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। बहन, वो एक ही इकलौता दूध वाला था जो पूरे गांव में दूध देता था। अगर वो दूध देने नहीं आएगा तो और कोई है भी नहीं जो हमें दूध दे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। चलो गांव में पता लगाते हैं, आखिरकार वह गांव में दूध देने क्यों नहीं आ रहा है। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलकर देखते हैं। यह कहकर अब दोनों बहनें यह पता लगाने के लिए गांव में जाने लगते हैं और रास्ते में पड़ोस वाली विमला दादी मिली। अरे विमला दादी, और कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो और इधर कहाँ जा रही हो? मैं ठीक हूँ दादी। कई दिनों से रामलाल दूध वाला मेरे घर पर दूध देने नहीं आ रहा है, इसलिए हम दोनों ने सोचा चलो चलकर गांव में किसी से पूछते हैं कि वह दूध देने क्यों नहीं आ रहा है। अरे बेटी, क्या तुम्हें नहीं पता कि अब वह गांव छोड़कर शहर चला गया और अब वह वहीं रहता है? दादी, ये तो बहुत समस्या हो गई। अब हमें दूध कौन देगा? हाँ बेटी, अब दूध वाला तो समस्या हो गया, लेकिन क्या करोगी बेटी? अच्छा ठीक है बेटी, मैं चलती हूँ। यह कहकर विमला दादी वहां से चली गई और इधर चंदा और कंचन घर लौट आई। अरे बहन कंचन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। कैसा आइडिया बहन? बहन, क्यों ना हम दोनों एक गाय ले आए और उसका दूध निकालकर पूरे गांव में बेचे। और वैसे भी अब गांव में भी दूध बेचने वाला कोई नहीं रहा। अरे हाँ बहन, ये तो तुम सही कह रही हो। चलो हम आज से ही ये काम शुरू करते हैं। तो इस तरह आप दोनों बहनों ने गाय खरीद लाई और पूरे गांव में दूध बेचने लगी और उसे काफी पैसे आने लगे। अब गांव में भी इन दोनों बहनों की चर्चा होने लगी और अब हरिया भी यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। हे भगवान, तुमने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन इन ईमानदार बेटियों को देकर बेटों की कमी पूरी कर दी। अब समय बीतता गया। एक दिन हरिया की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने अपने दोनों बेटियों को बुलाया और कहा, बेटी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम दोनों इसी तरह मिलजुल कर ईमानदारी से काम करना और कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना। ठीक है पिताजी, हम दोनों वादा करते हैं कि हम दोनों आपस में कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। इस तरह अब हरिया की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और सभी ने मिलकर हरिया का अंतिम संस्कार कर दिया। अब दोनों बहनें मायूस बैठी रहती। एक दिन पड़ोस की विमला काकी आई और दोनों को मायूस बैठी देखकर बोली, अरे बेटी, तुम मायूस क्यों बैठी हो? होनी को कौन टाल सकता है? अगर तुम लोग ऐसे हार गईं, तो जिंदगी कैसे पार होगी? हाँ बहन कंचन, विमला दादी सही कह रही है। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ठीक है बहन, तो कल से फिर हम दूध बेचने गांव में जाएंगे। तो इस तरह अब दोनों ने फिर से दूध बेचने का फैसला कर लिया। अब अगली सुबह दोनों बहनें दूध लेकर जाने लगी और एक सेठ के घर पहुंची। सेठ जी, दूध ले लीजिए, बहुत मीठे और स्वादिष्ट दूध है। नहीं नहीं, अब हमें तुमसे दूध नहीं लेना है। तुमने अपने पिता हरिया को मार डाला। तुम जैसे अपशगुन से अब हमें दूध नहीं लेना है।
तुम्हारा तो शक्ल भी देखना पाप है। यह सुनकर दोनों बहनें वहां से चली आईं और कई जगह गांव में दूध बेचने के लिए गई, लेकिन किसी ने भी दूध नहीं लिया। वह बेचारी मायूस होकर अपने घर आई। बहन चंदा, अब क्या होगा? गांव वाले तो अब हमारा दूध लेने से इनकार कर दिया। अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम परेशान मत हो बहन, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। इस तरह दोनों खा पीकर सो गई। अब समय बीतता गया। दोनों पहले की तरह फिर से गरीब हो गई। बहन चंदा, अब तो हमारे पास जो पैसे बचा कर रखे थे वो भी खत्म हो गया और अब तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हाँ बहन, अब हमें कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, हमारा दूध इस गांव में कोई नहीं लेगा, इसलिए हम अब दूसरे गांव में बेचा करेंगे। हाँ बहन, ये ठीक रहेगा। तो इस तरह अब अगली सुबह दोनों दूध लेकर दूसरे गांव बेचने चली गईं और एक सेठ के पास गई और बोली, सेठ जी, दूध ले लीजिए, मेरे दूध बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। हाँ ठीक है, मुझे दूध दे दो, और अगर तुम्हारे पास और दूध हो तो कल से ले आना। मेरा ढाबे के लिए मुझे और भी दूध की जरूरत है। तुझे जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है सेठ जी, मैं कल से और दूध ले आऊंगी। ये कहकर चंदा और कंचन खुशी खुशी घर लौट आई और अब इसी तरह से सारे दूध को उस सेठ को दे आती है। अब समय बिता गया और उन दोनों ने एक बढ़िया आलीशान घर खरीद लिया। अब सारे गांव वाले यह देखकर सोच में पड़ गए और गांव वाले आपस में बातें करते हैं। अरे सोनू भाई, हम गांव वाले तो उन दोनों अपशगुनी बहनों का दूध भी लेना बंद कर दिए, फिर उन दोनों के पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? हाँ भाई, तू सही कह रहे हो, हमें पता लगाना होगा। यह कहकर अब दोनों वहां से चले गए। अब धीरे धीरे यह सारी बातें गांव के मुखिया को पता चला। मुनीम ने मुखिया से कहा, मलिक, उन दोनों अपसुगनी अनाथ लड़कियों के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? यह कोई गांव वाले भी नहीं जानते हैं। अरे मुनीम, ये पता लगाना तो बहुत जरूरी हो गया है कि इन दोनों अपशगुनी लड़कियों के पास इतने सारे पैसे कहां से आए, नहीं तो वो गांव में हमसे भी अमीर हो जाएंगी। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हो। मुनीम, आज तुम उन दोनों पर नजर रखो और देखो वो दोनों कहाँ जाती हैं। ठीक है मालिक, मैं आज इन दोनों पर नजर रखूंगा। यह कहकर मुनीम वहां से चला गया। अब अगली सुबह जब दोनों बहनें दूध देने उस सेठ के घर जा रही थी, तो मुनीम भी उनके पीछे पीछे गया और देखा कि वह दोनों लड़कियां अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में दूध देने जाती हैं। यह सब देख मुनीम मुखिया के घर आता है और सारी बातें मुखिया को बताता है। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि इन दोनों बहनों के पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए। हाँ मालिक, तभी उन दोनों बहनों ने उन पैसों से इतना बड़ा घर बना लिया है। हाँ मुनीम, अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो अगर वो मुझसे अमीर हो गई तो सारे गांव वाले मुझसे ज्यादा उसकी इज्जत करने लगेंगे। हाँ मालिक, एक काम करते हैं, उसके अमीर बनने की सारी जड़ वो गाय है, क्यों ना हम उस गाय को चुरा लें? हाँ मुनीम, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम उस गाय को चुरा लेते तो वो मुझसे अमीर कभी नहीं बन पाएगी। मुखिया और मुनीम ने यह सोचकर उसने भोला नाम के एक चोर को बुलाया और कहा, भोला, जाओ तुम उन दोनों अपशगनी बहनों के गाय को चुरा कर मेरे पास ले आओ, और इस काम के लिए तुम जितने पैसे मांगोगे तुम्हें मिल जाएंगे। अरे मुखिया जी, आप परेशान मत होइए, आपने कह दिया तो समझो काम हो गया। आज तक मैंने जो काम लिया है उसको पूरा किया है, और हाँ, तुम मेरे पैसे तैयार रखना। ठीक है भोला, जाओ तुम ईमानदारी से अपना काम पूरा करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है मालिक। यह कहकर भोला वहां से चला गया और जब रात को चंदा और कंचन अपने कमरे में आराम से सो रही थी, तभी भोला गौशाला में गया और गाय को अपने साथ लेकर चल दिया। गाय चीखती चिल्लाती रही। चंदा को शक हुआ और वह उठकर बैठी, लेकिन गहरी नींद आने के कारण वह सो गई। अब भोला उस गाय को लेकर मुखिया के पास आया। मुखिया ने भोला को देखकर कहा, अरे भोला, मुझे विश्वास था कि तुम इस काम को जरूर पूरा करोगे। मलिक, मैं जो काम लेता हूँ
वो बड़े ही मेहनत और ईमानदारी से पूरा करता हूँ, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ठीक है भोला, इससे पहले गांव वाले यहाँ आ जाएं। ये लो अपने पैसे और तुम जाओ यहाँ से। इस तरह भोला उस पैसों को लेकर वहां से चल देता है। अब सुबह हुई तो चंदा और कंचन दूध निकालने के लिए गौशाला गई तो देखा कि गौशाला में गाय नहीं थी। यह देखकर दोनों बहनें परेशान हो गई। अरे कंचन बहन, ये गाय कहाँ चली गई? हाँ बहन, कहीं हमारी गाय को कोई चुरा तो नहीं ले गया? हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कह रही हो। बहन कंचन, मुझे रात को गाय की चिल्लाने की आवाज आई थी, लेकिन मैं गहरी नींद में होने के कारण फिर से सो गई। बहन चंदा, ये हम लोग के साथ कोई जानबूझकर ऐसा किया है? कोई हमें आगे बढ़ता नहीं देख सकता है। कुछ भी हो बहन, हमें इसका पता लगाना होगा। इस तरह अब दोनों बहनें मायूस बैठी रहती हैं। कई दिन बीत गए। एक दिन विमला काकी चंदा और कंचन के पास आई और बोली, अरे बिटिया, क्या हुआ? कई दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों बहनों का चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। क्या हुआ बेटी, मुझे बताओ। अब चंदा ने सारी बात विमला काकी को बताई। यह सुनकर विमला काकी बोली, अरे बेटी, तुम दोनों परेशान मत हो। तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम मुखिया जी के पास जाओ और उन्हें सारी बात बताओ। वह कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ठीक है दादी, मैं आज ही गांव के मुखिया जी के पास जाती हूँ। यह कहकर दोनों बहन मुखिया जी के पास जाने लगी और मुखिया जी के घर पर पहुंची तो देखा कि उसकी गाय गौशाला में खड़ी थी। अरे बहन कंचन, ये तो अपनी गाय है। हाँ बहन, ये तो अपनी ही गाय है, लेकिन ये मुखिया जी के गौशाला में कैसे आ गई? कहीं मुखिया जी ने तो इसे नहीं चुराया है? हाँ बहन कंचन, हो सकता है, लेकिन मुखिया जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? दोनों बहनें यह सब बातें कर ही रही थी, तब तक मुखिया और उसका मुनीम वहां आ गए और बोला, अरे तुम दोनों अपशकुनी बहनें हमारे गौशाला में क्या कर रही हो? मुखिया जी, ये जो आपके गौशाला में गाय है, वो गाय हमारा है, जो कुछ दिन पहले हमारे गौशाला से चोरी हो गई थी। ये लड़की, ये तू क्या कह रही है? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? तुझे पता है ना तू क्या कह रही है? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का परिणाम जानती है? मुखिया जी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, ये गाय मेरी है। देख चंदा, चुपचाप मेरे गौशाला से फौरन निकल जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर दोनों बहनें बेबस लाचार होकर वहां से चली आईं और रास्ते में रज्जू सेठ मिला। अरे बेटी, और कैसी हो? बड़े दिनों के बाद मिली हो, सब ठीक ठाक तो है ना? अब चंदा ने रज्जू सेठ को सारी बातें बताई। यह सुनकर रज्जू सेठ बहुत गुस्से से बोला, बेटी, तुम दोनों असहाय बेटियों पर मुखिया और सारे गांव वाले इतना अत्याचार करते हैं। सेठ जी, पता नहीं हम दोनों बहनें गांव वालों का क्या बिगाड़ा है, जो हमारे साथ ऐसा करते हैं। तू परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। और आज से तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मुझे इतना दिलासा देने के लिए। अच्छा सेठ जी, मैं चलती हूँ। यह कहकर दोनों बहनें वहां से चली गईं। इधर मुखिया ने भोला को बुलाया और कहा, भोला, ये दोनों बहनों को शक हो गया है कि यह गाय मैंने चोरी करवाया है, इसलिए इससे पहले यह शक यकीन में बदले और सारे गांव वालों को पता चले, तुम इसे जंगल में छोड़ आओ। ठीक है मुखिया जी, मैं इसे जंगल में छोड़ाता। यह कहकर भोला गाय को लेकर जंगल की ओर जाने लगा और रास्ते में वह दोनों बहनें और रज्जू सेठ मिला। सेठ ने भोला से कहा, भोला, ये गाय तुम चुरा कर कहाँ ले जा रहे हो? इसका मतलब यह चोरी तुमने की है? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने यह चोरी नहीं की। देखो भोला, मैं जानता हूँ कि तुम एक चोर हो और सच सच बताओ, ये चोरी तुमने क्यों की है? नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप पुलिस को मत बुलाएं, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। सेठ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये चोरी इस गांव के मुखिया जी और उनके मुंशी ने करवाया है। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और रज्जू सेठ ने मुखिया को बुलाया और कहा, मुखिया जी, आप इस गांव के मुखिया हैं, आपको तो इन दोनों अनाथ बेटियों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आप इन पर अत्याचार कर रहे हैं।
मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी गलती आप दोबारा नहीं होगी। बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तुम पर कितना अत्याचार किया है, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, आप इस गांव के मुखिया हैं। आप हमसे माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, वही मेरे लिए बहुत है। अब सारे गांव वाले मिलकर दोनों बहनों की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की।